आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प मामले पर बात करेंगे। ये कहानी एक परिवार की है, एक जमीन के टुकड़े की है और एक ऐसे कानूनी सवाल की है जो कई परिवारों को उलझा देता है। ये मामला हिंदू प्रॉपर्टी लॉ के एक बहुत ही जरूरी पहलू को साफ करता है। तो सबसे बड़ा सवाल जिस पर ये पूरा मामला टिका है वो क्या है? सोचिए, जब एक जॉइंट हिंदू फैमिली अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेती है तो हर किसी को जो हिस्सा मिलता है, क्या वो हिस्सा पूरी तरह से उसका अपना हो जाता है? क्या वो उसे जब चाहे जैसे चाहे बेच सकता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। चलिए इस विवाद की टाइमलाइन को फटाफट देख लेते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1986 में, जब एक परिवार में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। इसके ठीक 3 साल बाद 1989 में एक भाई सी जयरामप्पा अपने ही दूसरे भाई से जमीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं। फिर 1993 में वो उसी जमीन को किसी बाहरी आदमी को बेच देते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है असली कानूनी लड़ाई, जब 1994 में उनके ही बेटे उन पर केस कर देते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा विवाद था क्या। एक पिता की बिक्री और उनके बच्चों का दावा। अच्छा, तो इस कहानी में कौन कौन है पहले ये समझ लेते हैं। मेन कैरेक्टर हैं सी जयरामप्पा यानी पिता, जो इस केस में डिफेंडेंट नंबर 1 हैं। उनके बच्चे शंकर और दूसरे जो केस फाइल करते हैं वो हैं वादी या प्लेंटिफ्स। और वो साहब जिन्हें जमीन बेची गई, अंगाती चंद्रन्ना, वो हैं डिफेंडेंट नंबर 2। तो झगड़ा किस बात पर था? मामला बहुत सीधा सा था। पिता ने 7 एकड़ जमीन बेच दी। बच्चों ने कोर्ट में जाके कहा कि ये जमीन तो पुश्तैनी थी, मतलब हमारे दादा परदादा की थी, और पापा इसे हमारी मर्जी के बिना बेच ही नहीं सकते। दूसरी तरफ पिता का कहना था कि अरे नहीं, ये जमीन तो स्व अर्जित है, मैंने खुद खरीदी थी, इसलिए मुझे इसे बेचने का पूरा हक है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें हिंदू प्रॉपर्टी लॉ के कुछ बेसिक्स को समझना होगा। ये 2 शब्द पुश्तैनी और स्व अर्जित, इन्हीं पर पूरा केस टिका है। सबसे पहले आता है पुश्तैनी संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसका सीधा सा मतलब है वो प्रॉपर्टी जो एक आदमी को अपने पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिलती है। और कानून ये कहता है कि ऐसी प्रॉपर्टी में बेटे, पोते और परपोतों का जन्म से ही हक हो जाता है। बच्चों का पूरा दावा इसी एक पॉइंट पर था। और इसके ठीक उलट होती है स्व अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसे कोई इंसान अपने खुद के पैसों से खरीदता है, जिसमें जॉइंट फैमिली के फंड का कोई इस्तेमाल ना हुआ हो। इस पर सिर्फ और सिर्फ मालिक का अधिकार होता है। वो चाहे तो इसे बेचे, किसी को गिफ्ट करे या वसीयत कर दे। पिता का डिफेंस यही था। और यहीं पर आकर सारा मामला फंस जाता है। देखिए, एक तरफ है पुश्तैनी संपत्ति, जहां बच्चों का हक जन्म से होता है और बेचने का अधिकार लिमिटेड होता है। और दूसरी तरफ है स्व अर्जित संपत्ति, जहां बच्चों का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता और मालिक को बेचने का पूरा एब्सोल्यूट राइट होता है। अब अदालत को सिर्फ यही तय करना था कि ये 7 एकड़ जमीन इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आती है। तो फिर अदालतें ये तय कैसे करती हैं कि कोई जमीन पुश्तैनी है या खुद की कमाई हुई? इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कानूनी टेस्ट है। चलिए उसे देखते हैं। इस टेस्ट को कहते हैं न्यूक्लियस सिद्धांत। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1 जो कह रहा है कि प्रॉपर्टी जॉइंट है, जैसे यहाँ पर बच्चे, उन्हें ये साबित करना होगा कि परिवार के पास पहले से कोई न्यूक्लियस था, मतलब कोई ऐसी जॉइंट प्रॉपर्टी जिससे इनकम आती हो। स्टेप 2 अगर वो ये साबित कर देते हैं तो फिर सबूत का भार दूसरे पक्ष पर चला जाता है, मतलब अब पिता को साबित करना होगा। और स्टेप 3 अब पिता को ये साबित करना होगा कि उन्होंने जमीन उस न्यूक्लियस के पैसे से नहीं बल्कि अपने अलग पर्सनल फंड से खरीदी थी। तो इस केस में क्या हुआ? दोनों तरफ से इसी सिद्धांत पर बहस हुई। बच्चों ने कहा कि बंटवारे में मिली जमीनों से जो कमाई हुई, उसी न्यूक्लियस से ये नई जमीन खरीदी गई। वहीं पिता ने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने ये जमीन खरीदने के लिए नरसिम्हा मूर्ति नाम के एक आदमी से पर्सनल लोन लिया था, जिसका जॉइंट फैमिली से कोई लेना देना नहीं था। मामला निचली अदालतों से होता हुआ पहली अपील, फिर हाईकोर्ट और आखिर में कहाँ पहुंचा? सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना था। तो सवाल ये है कि इतने सालों की कानूनी लड़ाई के बाद, ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट से गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में ऐसा क्या मिला जिसने सब कुछ साफ कर दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत जरूरी बातों पे गौर किया। पहली और सबसे अहम बात, 1986 का बंटवारा इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। दूसरी बात, बच्चे ये साबित ही नहीं कर पाए कि जमीन खरीदने के लिए किसी जॉइंट फैमिली न्यूक्लियस का पैसा इस्तेमाल हुआ था, और इसके उलट पिता ने कोर्ट में पक्की सबूत पेश किए कि उन्होंने जमीन पर्सनल लोन लेकर खरीदी थी। और तो और उन्होंने ये भी साबित किया कि बाद में अपनी ही एक दूसरी जमीन बेचकर वो लोन चुकाया भी था। और इन सब सबूतों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम साफ था। ये प्रॉपर्टी पिता की स्व-अर्जित संपत्ति थी और इसलिए उनके द्वारा की गई बिक्री पूरी तरह से कानूनी और वैध थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक लाइन कही जो इस पूरे मामले का निचोड़ है। कोर्ट ने कहा, एक बार जब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं रहती। हर किसी को मिला हिस्सा उसकी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ केस का फैसला। पर सवाल ये है कि इस एक परिवार के झगड़े का फैसला हम सबके लिए क्यों मायने रखता है? इसका बड़ा मतलब क्या है? इस पूरे केस से कुछ बड़े सिद्धांत निकलकर सामने आते हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, बंटवारा एक गेम चेंजर है। यह प्रॉपर्टी का कैरेक्टर जॉइंट से सेल्फ एक्वायर्ड में बदल देता है। दूसरा, बंटवारे के बाद सारा खेल इस बात का है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया। और तीसरा, अगर कोई दावा करता है कि प्रॉपर्टी जॉइंट है तो उसे इसका पक्का सबूत देना होगा। सिर्फ हवा में बातें करने से काम नहीं चलेगा। इसे और भी आसान भाषा में समझें तो एक बंटवारानामा या पार्टीशन डीड एक तरह का कानूनी रीसेट बटन है। वो प्रॉपर्टी की पुरानी जॉइंट हिस्ट्री को मिटा देता है और हर हिस्सेदार को एक साफ स्लेट, एक नई शुरुआत देता है। और आखिर में ये फैसला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस तरह के फैसले एक व्यक्ति के अपनी मेहनत से कमाई संपत्ति पर अधिकार और एक परिवार की विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस कैसे बनाते हैं। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे कानून हमेशा साधने की कोशिश करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।